जजेस नहीं हैं, पुलिस उनकी केस नहीं लेती है, आप ऐसे चले जाओ, पुलिस जल्दी रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं, तो वो बेचारी पूरा दिन कोर्ट के बाहर बैठ के वेट करना, 12 बजे आए, बच्चों को लेकर आए, बाहर बैठे रहे, उन लोगों को सही गाइडलाइन नहीं हो रहा है। वो किसी से सोशल वर्क के पास जाती है या किसी पुलिस के पास जाती है हेल्प के लिए, तो आप उसको बैठाओ, उसकी प्रॉब्लम समझो, सुनो। में मुस्लिम लेडीज़ को या लेडीज़ को कि पुलिस स्टेशन आप गए क्या, तो पब्लिक 2 मिनट के लिए डरती है, अरे पुलिस स्टेशन मतलब क्या बोल रहे हैं। तो ये डर कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो कोई हमको देखेगा तो हमारी पूरी फैमिली की बदनामी, राइट्स जान जाएंगी, लॉ जान जाएंगी, सारे उसको पता होंगे कि मुझे ये चीज़ अगर मेरे साथ हो रही है तो मैं इसके लिए कंप्लेन कर सकती हूँ, मैं ये अत्याचार अपने पर नहीं सहूँ। मैं शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज़। सत्यवार्ता की टीम अपने दर्शकों के लिए एक नया शो लेके आई है जिसका नाम है आपकी सोच। आज इसी शो के दौरान जो हमारे गेस्ट हैं वह भिवंडी के सोशल वर्कर और लेडी एडवोकेट अजरा मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम। जब हमें मालूम पड़ा कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है तो हमारी टीम ने एक सर्वे किया भिवंडी में, तो हमें पता चला कि आप मोस्ट ऑफ जो लेडीज़ के जो फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो उनके ऊपर जो क्राइम होता है, जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, आप उससे रिलेटेड मैटर्स जो आप सॉर्ट आउट करते हैं उनका वो आप निपटारा करते हैं। तो मैम जानकारी देंगे कि ये जो सोच है आपकी, जो लेडीज़ के लिए खाली काम करना है, ये कहाँ से आई, किस प्रकार से आई? सबसे पहले तो मैं ये सत्यवार्ता न्यूज़ चैनल्स का थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। अब जैसे कि आपका सवाल है कि भिवंडी में जो औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं, आप देख रहे हो भिवंडी में एवरीडे एक न्यूज़ आती है कि यहाँ बलात्कार हो रहा है, यहाँ सोशल प्रॉब्लम्स है, यहाँ औरतों को जैसे कि घरेलू हिंसा से लेके बाहर तक, घर में भी हिंसा है, बाहर भी हिंसा है। मैं कोर्ट में रहती हूँ, मुझे पता है कि एक लेडी के ऊपर जब घरेलू अत्याचार होते हैं तो वो ज़्यादातर औरतें तो अपने अंदर ही सहन करती रहती हैं। जो कुछ कोर्ट में भी आते हैं तो उनका क्या होता है, लॉयर्स टाइम पे नहीं है, जजेस नहीं है, पुलिस उनकी केस नहीं लेती है, आप ऐसे चले जाओ, पुलिस जल्दी रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं, तो वो बेचारी पूरा दिन कोर्ट के बाहर बैठ के वेट करना, 12 बजे आए, बच्चों को लेकर आए, बाहर बैठे रहे, उन लोगों को सही गाइडलाइन नहीं होती है कि एग्जैक्टली आपको किसके पास जाना है, कौन आपका प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा। ये सोच कि मैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन दूं, ये मुझे इंकरेज की कि मैं इस तरह से लेडीज़ प्रॉब्लम को हल करूं, और वो मेरे पास आके बिना कोई टेंशन के, बिना कोई मतलब जरा भी बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। इसका उपाय क्या है आपकी सोच के हिसाब से? इसका उपाय ये है कि जैसे कि अभी आपने एक औरत को अत्याचार हो रहा है, वो किसी से सोशल वर्क के पास जाती है या किसी पुलिस के पास जाती है हेल्प के लिए, तो आप उसको बैठाओ, उसकी प्रॉब्लम समझो, सुनो एग्जैक्टली उसमें आपको क्या करना है, आप उसको वो एडवाइस दो। आप डायरेक्टली उसको ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से वो ऑफिस चक्कर मत कटवाओ। मैम अगर देखा जाए तो एक एजुकेशन, जो ये नारी उत्पीड़न का जो मामले रहते हैं, इसमें एजुकेशन एक बड़ा रोल निभाता है। जो आज तक हमारे समाज ने देखा है कि जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या फिर जो मतलब गांव से आती हैं, उन लोगों के ऊपर ज़्यादातर अत्याचार होते हैं। पर जहां तक मेरी थिंकिंग है, ये गलत बात है। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, ये बात तो एक्चुअली सच बोलो तो ना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं नॉर्मली मैं भिवंडी में अगर किसी को पूछूंगी, भिवंडी में मुस्लिम लेडीज़ को या लेडीज़ को कि पुलिस स्टेशन आप गए क्या, तो पब्लिक 2 मिनट के लिए डरती है, अरे पुलिस स्टेशन मतलब क्या बोल रहे हैं। तो ये डर कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो कोई हमको देखेगा तो हमारी पूरी फैमिली की बदनामी होगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ कितना अच्छा है। हमारे लॉ में इतने सेक्शन है कि स्टॉकिंग के लिए भी हमारे अंदर केस दर्ज होता है। स्टॉकिंग के लिए एक आदमी अगर आपको आपके पीछे भी जाता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, आपसे बदतमीजी की बात करता है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन पब्लिक को इसकी अवेयरनेस नहीं है, इस तरह की एजुकेशन दी नहीं जाती है। उनको ये बताया जाता है मीन्स व्हेन यू गो टू द पुलिस स्टेशन, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप बाहर निकलते हो तो दैट यू आर नॉट ए गुड वुमन। तो ये आइडियोलॉजी जो होती है, इनको पहले बदलना चाहिए कि नहीं, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम आप बेफिक्र रहो, आपकी हेल्प करेंगी पुलिस, आपकी हेल्प करेंगे सोशल, आप अपनी प्रॉब्लम्स बाहर लेकर आओ। उन लोगों को या वो औरतों को गलत मत समझा। कोई ऐसा जो एक टिप या फिर एक शुरुआत जिसके द्वारा ये जो सालों से बनी आई है, जो एक थिंकिंग बन गई है लोगों के मन में, विचारधारा बन गई है, उसको बदला जा सके? बदलना भिवंडी में तो वैसे बहुत चीज़ें बदलनी है,
लेकिन धीरे धीरे हम चाहते हैं कि लेडीज़ एजुकेशन पे फोर्स किया जाए, उनको स्कूल में कॉलेजेस में ही ये बताया जाए कि व्हाट इज मीन्स आपके पास क्या क्या राइट्स है। जब एक औरत अपने राइट्स जान जाएंगी, लॉ जान जाएंगी, सारे उसको पता होंगे कि मुझे ये चीज़ अगर मेरे साथ हो रही है तो मैं इसके लिए कंप्लेन कर सकती हूँ, मैं ये अत्याचार अपने पर नहीं सहूँ। अगर जब औरत को ये चीज़ पता चल जाएंगी कि उसके राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसको लॉ में कितना राइट्स है, उसको गवर्नमेंट ने कितना राइट्स है, तो उनके पर ये अत्याचार होना बंद हो जाएंगे। आपने कहा उनको एजुकेशन देना है। हमने हमारे सर्वे के दौरान हमें मालूम पड़ा कि आपकी एक एनजीओ भी है, तो आपने आपके एनजीओ के थ्रू और आपके पर्सनल लेवल पे क्या उनको एजुकेशन के लिए कुछ शुरुआत किया है या फिर क्या एफर्ट्स लिए थे आपने? जी, हमारा मेन इंटेंशन हमारे एनजीओ का जो है वो ऐसी औरतों को हेल्प करती है। देखो, मैं आपको एक नॉर्मली चीज़ बताती हूँ, लड़कियों की जो मेन समस्या होती है जिसकी वजह से वो एक लड़की को अगर सपोज ससुराल में प्रॉब्लम होती है, वो आती है मैके, ठीक है, ससुराल में प्रॉब्लम है, बेचारी कहाँ जाएंगी, मैके आती है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा गया है कि उसको मैके में भी सपोर्ट नहीं मिलता है, मैके में भी उसको टेंशन होता है, भाई भाभी नहीं रख रहे हैं, पेरेंट्स को टेंशन आ गया, कह रहे हैं बेटी को अब खिलाएंगा कौन, वापस उनको रखेगा कौन। मतलब ससुराल में तो वो सह रही थी, सारे डोमिनेशन सह रही थी, अब मैके वालों को भी प्रॉब्लम है उसके रहने की, उसके खाने पीने की, उसके बच्चों की। तो हमारा एनजीओ इन औरतों को सपोर्ट करता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर रहने को प्रॉब्लम है, यू आर वेलकम, आपको जॉब नहीं है, वी आर गोइंग टू गिव यू, आपको अच्छे से अच्छी जगह हम जॉब लगा के देंगे, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। तो हमारे एनजीओ का नाम ही है मदर हवा। हवा जो एज पर मुस्लिम, शी इज़ द मदर ऑफ ऑल द मुस्लिम, जो भी हमारे पूरे हर हिंदुस्तानी के हम लोग मानते हैं, वर्ल्ड लेवल पे मदर हवा जो माँ है, तो उसके लेवल पे हमने नाम दिया। हमारी फाउंडेशन जो है वो माँ है पूरे उसकी। आप बिंदास आइए। अगर हमारा कोई ऑडियंस आपको सुन रहा हो, देख रहा हो और उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो किस प्रकार से आपसे हेल्प ले? आप मुझे, मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरा आप अल्हम्दुलिल्लाह अज़रा नाम भी मेरा, आप कहीं भी बोलो, पुलिस स्टेशन में या भिवंडी कोर्ट में आ सकते हो, या अगर आपको आप मेरा नंबर मैं आपको देती हूँ, मेरा नंबर है 8329820830। दिस इज़ माई कॉन्टेक्ट पर्सनल नंबर। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे इस नंबर पर कॉल करो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपकी एनी टाइप ऑफ हेल्प आई एम गोइंग टू गिव यू। मैम, आप एक एडवोकेट हैं, आप कानून को अच्छे से समझ सकती हैं। मेरा सवाल ऐसा है कि अभी हाल ही में जो एक रेप केस हुआ है, इसके ऊपर बहुत सी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, इस पे आपकी सोच क्या है? एक्चुअली ये देखो, रेप केस होता है ना, हमारे इधर क्या होता है, थोड़े देर के लिए हम लोग कैंडल जलाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, बट व्हाट अबाउट डेट? एक विक्टिम को अगर 7 साल या 10 साल लगते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, उसके बाद उसको सजा मिलती है, देन वेयर इज द लॉ, व्हाट इज उसका पूरा डिसएडवांटेजेस होता है। सॉल्यूशन ये कि इमीडिएटली यू नो ना, आपको पता है, इमीडिएटली आप उनके पर एक्शन लो, इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। एक लेडी अगर इसके लिए आए कंप्लेन लेके, तो आप उनको सवाल मत करो, उसकी इंसल्ट मत करो, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लो, कोई हेल्पलाइन बनाओ। अभी आपको मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट बताती हूँ। 5 दिन पहले मुझे रात में कॉल आता है एक लेडी का, इट्स अ रिसेंटली इंसिडेंट। 2:30 बजे एक लेडी मुझे कॉल करती है कि मैडम मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे मेरे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एंड आई एम इन अ ट्रबल। एट 2:30 आई गॉट अ कॉल। सो इमीडिएटली मुझे पता था ये सेक्शन में आता है, मैंने वो सेक्शन में फ़ोन की। द सेक्शन वाले मुझे बोलते मैडम व्हाट वी कैन डू, 2:30 बजे आप फ़ोन कर रहे हैं, हम क्या करें? वो लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। देन हु आर गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू डू। मैम, अगर हम बात करें तो आपने कहा कि इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। एक हेल्पलाइन नंबर रेडी करो, आप लेडीज़ के पास दो कि अगर आपको एक प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कॉल करो। कोई ऐसी एक संस्था बनाओ जो लेडीज़ को अगर प्रॉब्लम है, आप उनकी सुनो और आप जल्दी से जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। ऐसे कोई नंबर, कॉल नंबर्स वगैरह होना चाहिए। ये तो उनकी सेफ्टी के लिए हो गया। रही बात जो रेप हो चुका है, आपने बोला कि इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, पर मैम बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया, किसी को फंसाने के लिए, किसी से पर्सनल जो उनकी दुश्मनी है वो निकालने के लिए भी जो गर्ल्स के पास, लेडीज़ के पास जो पावर रहती है उसका मिसयूज़ किया जाता है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? क्या ऐसा होता है सही मायने में या फिर नहीं भी होता है? आपकी क्या राय है इस पर? देखो, मैं ये मानती हूँ कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो इतने क्वालिफाइड लोग ही होते हैं। उनको एक्सपीरियंस एक नॉर्मल होता है कि अभी एक लड़की का ज़बान कट रही है,
उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उसके गले की हड्डी टूट गई, तो यू थिंक कि वो झूठी कंप्लेन कर सकती है? आपको इतना सेंस नहीं होता कि ये कौन सी काइंड की कंप्लेन है, किस लेवल का रेप है, किस तरह से उसकी कितनी पीड़ा, वी कैन नॉट, हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा। मैम ये इस रेप की कहानी है। इससे पहले भी बहुत से जगहों पे ब्लैकमेलिंग के केसेस ऐसे सामने आए हैं हमारे देश में। इस पे आपकी सोच? इसमें मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो या इन्वेस्टिगेशन जो टीम हो उसमें लेडीज़ को भी रखा जाए, हायर प्रायोरिटी पे लेडीज़ ऑफिसर अपॉइंट की जाए जो इस मामले में बैठे, इनकी समस्याएं सुने और उसको देखने समझने की कोशिश करे। इमीडिएटली मेडिकल हो इनका, उनको कल मेडिकल के ले आओ, अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं करें। जितना जल्दी आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो ऑफिसर है इमीडिएटली, वो अच्छा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो हाल ही की एक घटना है मैम, वहाँ पे ना मीडिया पर्सन्स को जाने दिया जा रहा है, ना वहाँ पे किसी को जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरी तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है। लॉ के हिसाब से क्या यह सही है? यू नो इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये कैसे, पर फिर भी कानून, प्रशासन, सरकार क्यों चुप बैठी है? आपकी सोच क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पे? ये अभी मैं कैसे बता सकती हूँ आपको क्या हो रहा है? आप तो मीडिया वाले, आप बेटर जानते कि वहाँ क्या हो रहा है। एक लड़की के साथ हुआ गया, आपने 2:30 बजे उसके पेरेंट्स के बिना उसकी बॉडी को बर्न कर दिए। क्या वो जाने देंगे मीडिया को? क्या लाएंगे पब्लिक के सामने? कौन अथॉरिटी देता है कि किसी की फैमिली के बिना उसकी बॉडी को बर्न कर दिया जाए, उसकी अंतिम संस्कार की में भी शामिल नहीं होने दिया? तो ये तो पूरा उल्लंघन है लॉ का। मैं योगी जी को बोलना चाहती हूँ कि अगर यहाँ महाराष्ट्र में कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो वहाँ से फ़ोन करते हैं हमारे उद्धव ठाकरे के, आपके इधर ये हो रहा है, तो अब उनके इधर इतना हुआ है तो हम वो किसको बोलने जाए? मैम ये जो विपक्ष ऑपोजिशन की जो बात रहती है, जब किसी का रेप हो जाता है, जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद ही विपक्ष क्यों आती है? उससे पहले उसके वो ना हो ऐसा प्रिकॉशन लेने के लिए विपक्ष क्यों आगे नहीं आती? यही तो मैं बोल रही हूँ ना कि यही तो हमको लाना है कि ये नहीं हो, इसके लिए कोशिश करना है। किस प्रकार से लाया जा सकता है? किस प्रकार से अवेयरनेस होगा? लेडीज को उतनी पावर दो, अथॉरिटी दो, उनको अवेयरनेस। आपको मैं बोल रही हूँ कि स्टॉकिंग के पे भी केस दर्ज होते हैं। जब उनको ये छोटी छोटी चीज़ों पे जब लेडीज अपना राइट्स जानने लगेंगी, उसका उपयोग करने लगेंगी, राइट्स पता होंगे, तो वो इन चीज़ों से पहले ही अलर्ट रहेंगी। ये अच्छे लोग जो फील करें कि ये हादसा अगर मेरी बहन या मेरे फैमिली में होता तो मैं क्या करता। ये अगर अपनापन करके एक लेडीज की तकलीफ को, एक औरत जो उस चीज से गुजर रही है उसको अपना समझ के अगर कोई ये चीज करेगा तो ये हादसे नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ, हर माँ को मैं संदेश देती हूँ, प्लीज बच्चों को बचपन से ही, बिकॉज मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज बचपन में दी जाती है। आप बचपन में ही जब उसको स्टूडेंट लेवल पे आप सिखाओ कि गर्ल्स की वैल्यू करे, इज्जत दे। एक माँ अगर ये बच्चे को बचपन से ये सोसाइटी में देंगी, मॉरल एथिक्स देंगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि क्राइम बड़े होने पर नहीं होगा। मैम आपने गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर बात की है, हम बात करना चाहेंगे, हम भिवंडी की बात करते हैं। मैम भिवंडी में भी हाल ही में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उनकी खुद की जो 22 स्कूलें थी उनको इनलीगल बता के वहाँ पे उसको सस्पेंड किया गया है। हमारे भिवंडी का एजुकेशन इतने लेवल तक गिर चुका है, तो आप यहाँ पे किस प्रकार से सोच रहे हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी अच्छे क्वालिटी का? देखो, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं उस लेवल पे बोलूँ। मैं मेरे लेवल पे, मेरे संस्था के जरिए, मेरे एजुकेशन का जो है, मैं ये अपनी व्यू दे सकती हूँ। बट ये मेरी व्यू है कि हाँ बाबा, आप गर्ल्स को अच्छा, जो लोग वहाँ बैठे, जिनको राइट्स दे, जो ये कर सकते, वो क्यों नहीं करवाते? मैं भी सेम क्वेश्चन आई एम हैविंग, जब आपके पास अथॉरिटी, तो क्यों भिवंडी में इतनी स्कूलों को आपने इलीगल किया? क्यों? आप इनको प्रॉपर चालू करवाओ, बच्चे हैं पढ़ने के लिए, उनको एजुकेशन के लिए एनकरेज करो। आप क्यों बंद कर रहे हो? इवन आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन, व्हाई यू टेलिंग कि स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, स्कूल्स आर इलीगल? देयर इज दैट ड्यूटी, दे हैव टू कम अप फॉर दिस। अगर हम बात करें तो एक लड़की या फिर एक महिला जब भी पढ़ पाती है, जब उसके घर वाले उसको सपोर्ट करे। बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा गया, दूर दराज के गाँव के इलाकों में देखा गया, उनके घर वाले उनको पढ़ने के लिए उतना सपोर्ट नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। घर वालों से किस प्रकार का क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार अपनी सोच व्यक्त करना चाहेंगी? मैं तो यही बोलूँगी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, बहुत ज़्यादा। वो बोलते ना, वुमेन्स के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप अपनी जो बेटियाँ हैं उनको एनकरेज करो पढ़ने के लिए, उनको सपोर्ट करो, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ती है तो एक सोसाइटी पूरी लिटरेट हो जाती है। गर्ल्स के लिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, वो उसकी कोई जनरेशन पढ़ लेती है। कोई 3 टॉपिक जो लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए आपके हिसाब से वो मस्ट होना ही चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो एजुकेशन है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको। सेकेंडली, दे शुड नो व्हाट इज देयर राइट्स।
वुमेन्स को उनके राइट्स बताओ। और एक मैं रिसेंटली बोलूँगी, नॉट अबाउट दिस, उनको मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी इशू करो, बिकॉज बहुत भिवंडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है वुमेन्स के रिलेटेड। अभी कोविड के टाइम पे तो हम लोगों ने बहुत बुरी हालत देखी वुमेन्स की, बिकॉज आप लोग उनसे पहले रिपोर्ट मांग रहे, कितनी डिलीवरीज डाई से हुई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के लिए यू नो व्हाट इज भिवंडी कल्चर, वो कोरोना की वजह से हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रही है। बहुत वुमेन्स ने सफ़र किया इस लेवल पे, उतना उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दो और उनके जो भी चीज़ें वुमेन्स के लिए हॉस्पिटल का बहुत केयर करो। मैं तो ये बोलती हूँ। व्हाट अबाउट न्यूट्रिशंस? न्यूट्रिशंस भी इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कॉर्पोरेशन को क्या कर सकते हैं वो न्यूट्रिशंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैंने जब बोला मेडिकल फैसिलिटीज दो तो इट्स इंक्लूड एवरीथिंग, टू गिव अ बर्थ टू एवरीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन। थैंक यू। ये थे हमारे साथ आज के मेहमान। अगले एपिसोड में हम किसी नए गेस्ट के साथ मिलेंगे या फिर आम जनता तक की सोच आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।